25 जून की रात और 26 जून की सुबह हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक ऐसी काली रात थी कि भारत में आपातकाल लागू किया गया, नागरिकों के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया। जयप्रकाश नारायण समेत देश के लाखों लोगों को, हजारों नेताओं को, अनेक संगठनों को जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। पूरा देश गौर से सुन रहा था पीएम मोदी के मन की बात, लेकिन इस दौरान वो आपातकाल का यूं जिक्र कर देंगे किसी ने नहीं सोचा था। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को लोकतंत्र की ताकत बताते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर तत्कालीन इंदिरा सरकार पर करारा हमला बोला। और ये हमला महज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे देश में अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह से भाजपा ने कार्यक्रमों का आयोजन कर आपातकाल के नाम पर कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गलत शिक्षा पद्धति बदल दो, बिहार का आंदोलन, गुजरात का आंदोलन जिक्र कर रहे थे प्रकाश जी। हम लोगों ने फैसला किया कि भोपाल में भी आंदोलन चला। आप ऐसे कभी याद होगा, जेपी उस समय गुजरे थे, स्टेशन से भाई साहब बैठे हैं सारंगी, स्कूल से बच्चों को लेकर हम भोपाल रेलवे स्टेशन दौड़े थे। और मुझे याद है कि जरा से नोटिस पर कि आज भी कांग्रेस ने इमरजेंसी के लिए माफी नहीं मांगी है। आज मैं पहले मांग करता हूं कि उनको अगर राजनीति की थोड़ा भी नैतिक तकाजा है तो उनको माफी मांगकर देश का ये करना चाहिए। कोई छोटा मोटा हमला नहीं बोला गया था कांग्रेस के ऊपर। ऐसे में जरूरी था कि वो आपातकाल को लेकर खुद पर बोले गए हमले का मुस्तैदी के साथ सामना भी करे, और ऐसा किया मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया अरुण यादव ने। इमरजेंसी के बाद कई बार इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को स्वीकार किया। कांग्रेस की सरकारें उस इमरजेंसी के बाद कई बार बनी है। इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक स्थिति आज है। आज इस देश में हिटलर राज है, और वो हिटलर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस हिटलर शाही राज में किसी भी आम आदमी की सुनवाई नहीं होती। ये तो रही आपातकाल पर सियासत की बात, लेकिन राजधानी भोपाल में आपातकाल विषय को लेकर आयोजित कार्यक्रम में एक विवादित मामला भी खासा चर्चा का विषय बना, और यह जुड़ा था राजमाता विजयाराजे सिंधिया के अपमान के साथ। इस दौरान आपातकाल के वक्त जनसंघ के लिए महती भूमिका अदा करने वाली राजमाता को ही भाजपा के दिग्गज भुला बैठे, और जो कुछ भी नजारा सामने आया वो आपके सामने है। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में पार्टी के नेता इसे मानवीय भूल करार देते नजर आए। वो व्यवस्था की एक छोटी सी त्रुटि हो गई। राजमाता तो हमारे हृदय में बसी हुई है। राजमाता की प्रतिमा मेरे कार्यालय में लगी है, और राजमाता के प्रति मध्य प्रदेश के एक एक भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सबका सम्मान है। वो हमारे मातृ स्वरूपा है। आपातकाल के वक्त को देश के लोकतंत्र पर कलंक समझा जाता रहा है, और काफी हद तक इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे में अब जबकि देश में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी मजबूत स्थिति में पहुंच गए हैं, तो लाजमी है कि आपातकाल सरीखे संवेदनशील मुद्दे को भी मजबूत तौर पर उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जाए। और अब देखना यह है कि देश को फिर से आपातकाल की याद दिलाकर भाजपा कांग्रेस को किस हद तक घेरने में सफल हो सकेगी। IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा शुरू करने के पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या आपातकाल के नाम पर कांग्रेस को घेरना चाहती है भाजपा? यदि हां, तो कितना सफल हो सकेगी भाजपा की कवायद? क्या कांग्रेस के मुताबिक देश की जनता आपातकाल को भुला चुकी है? क्या होगा आपातकाल पर मचे घमासान का नतीजा? चर्चा में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में आपातकाल का जिक्र किया, और ये आपातकाल 25-26 जून की दरमियानी रात की जो यादें थीं उसको ताज़ा कर गया। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बहाने से देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि आपातकाल एक ऐसा कलंक है जिससे कांग्रेस कभी नहीं उबर पाएगी, और लोकतंत्र के
इतिहास में इसे काले अक्षरों में दर्ज किया गया है और निश्चित रूप से इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आपातकाल को जीवित करके उन्होंने फिर से कांग्रेस को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश की है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे प्रबंध संपादक आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री सुरेश शर्मा जी। रजनीश अग्रवाल जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं और पंकज चतुर्वेदी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे EMCC मेंबर आदरणीय सौजन्य गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सौजन्य जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, पहुंच रही है। तो ये हमारे साथ जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से मोदी जी ने आपातकाल को एक लोकतांत्रिक भूल बताया, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये, आपसे ही सीधा सवाल कर लेता हूं कि इस लोकतांत्रिक भूल का कहीं भी राजनीतिक लाभ लेना चाहिए? मेरे को लग रहा है कि ये राजनीतिक लाभ लेने की ज्यादा कोशिश है बजाय इसके कि इस भूल की पश्चाताप की अग्नि में वो जलते दिखाई दे रहे हो। आपको क्या लगता है? देखिए, एक आपातकाल अपने आप में लोकतंत्र की हत्या का एक जो प्रयास था, तो वो तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में, विश्व के इतिहास में एक ऐसी क्रूर तारीख है जिसको याद तो हर तारीख पर वो आएगी ही आएगी। तो इसको सीधे सीधे मैं ये नहीं कह सकता कि मोदी जी ने एक मौका खोजा है कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए, क्योंकि वो कारण तो है पर्याप्त। एक ऐसा कारण है, एक काली स्याह रात थी और जिसमें लोकतंत्र की हत्या हुई थी। 19 महीने तक देश को बंधक बना के रखा गया, नेताओं को बंधक बना के रखा गया, बोलने की आजादी पर कुठाराघात हुआ, प्रेस सेंसरशिप लागू हुई। तो उस दिन को याद करके याद तो करना ही पड़ेगा और बुरी तरह। और आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, इस तथ्य को कहीं भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। एक करीब 1 वर्ष तक इस देश ने दंश झेला है एक दमन चक्र का, तो कैसे फिर कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार न ठहराया जाए? देखिए नवीन जी, लोकतंत्र में सबका अपना अपना तरीका और पद्धति होती है चीज़ों का विश्लेषण करने की। और आपका विश्लेषण का तरीका, मोदी जी के विश्लेषण का तरीका स्वतंत्र है और उस पर कोई आपत्ति नहीं। पर कांग्रेस का पक्ष बहुत साफ है कि 75 की इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश में 1980 का चुनाव जीता, 84 का चुनाव जीता, हम 91 का चुनाव जीते, 2004 में जीते, 2009 में, यानी इन 41 सालों में से 25 बरस कांग्रेस पार्टी ने इसके बाद भी देश की जनता की सेवा करी, देश की जनता की कृपा से। तो ये एक मिथक भारतीय जनता पार्टी द्वारा गढ़ा जा रहा है कि आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी में ये हुआ वो हुआ। और मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं वो, अन्यथा मत लीजिए, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, वो मेरा निशाना भारतीय जनता पार्टी की, ये उनके बौद्धिक दिवालियेपन का प्रमाण है। आज भी देश के संविधान में की धारा 352 आपातकाल के बारे में है। फर्क यह हुआ है कि उस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर आपातकाल लगाया गया था, जिसको देश ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया कि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस की बेसिस पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। यानी जिस विषय में आज देश का संविधान बात कर रहा है उसको लोग यदि काले दिवस बनाने की बात करें तो मुझे उनकी समझ पर तरस आता है। दूसरा और सबसे हैरतअंगेज विषय नवीन जी, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, कि इमरजेंसी के 41 सालों बाद भी देश की किसी भी न्यायिक व्यवस्था ने इसको गैर संवैधानिक नहीं बताया। तो जब ये व्यवस्था गैर संवैधानिक नहीं है, आज भी भारत के संविधान में धारा 352 मौजूद है, कांग्रेस पार्टी उन 41 सालों में से 25 वर्ष जनता की सेवा कर चुकी है, तो अब फिर बाकी लोग जैसा विश्लेषण करें वो उनकी बुद्धि है। और मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। उस वक्त रजनीश जी प्रावधान मौजूद थे, उस वक्त आज भी है नवीन जी। वो संशोधन के पहले उस इंटरनल उसको लेके एकदम स्पष्ट थे, फिर उनको संशोधित किया गया। तो जिस परिस्थिति में वो लागू किया गया था आपातकाल, तब पर्याप्त कारण थे, पर्याप्त शक्तियां थी, संवैधानिक अनुमति थी। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को लेकर एक
विषम स्थिति में है कि बहुत ही गलत हुआ इस देश के साथ, कांग्रेस ने बहुत गलत किया और इतने सालों बाद लगातार उसको जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है। जानना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो जो संवैधानिक प्रावधान की बात की जा रही है, उन संवैधानिक प्रावधान तत्कालीन, जिसे मीसा कहा जाता है, मीसा एक्ट के नाम से उसे जाना जाता था, अब उसमें तो संशोधन हो चुका है। मुझे लगता है वो पंकज जी को भी और पंकज जी जैसे तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता जो राजनीति में काम कर रहे हैं उनको जरूर समझना चाहिए कि उसमें क्या प्रावधान थे। उसमें ये कतई प्रावधान नहीं थे कि इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती हैं, न्यायालय में केस हार जाती हैं, राजनारायण चुनाव जीत जाते हैं, उनके भ्रष्टाचार के शासन के कारण, देश में अराजकता के कारण, देश में जो व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार का आक्रोश छात्रों और युवाओं में बन रहा था, उसके कारण जो एक माहौल पूरा सत्ता विरोधी बन गया था, इंदिरा गांधी के विरोध में बन गया था, जो रोटी रमखान का आंदोलन गुजरात के एक मैच से उठा और पूरे देश में फैल गया, जिसमें लोक नारायण जयप्रकाश ने नेतृत्व दिया और जिस प्रकार से पूरा छात्र युवा उनके बैनर तले इकट्ठा हो गया और जिस प्रकार से पूरी की पूरी विरोध की एक ज्वाला धधक उठी, भभक उठी इंदिरा गांधी के विरोध में, मुझे लगता है देश ने देखा है। केवल राजनीतिक कार्यकर्ता बंदी नहीं हुए थे, केवल सामाजिक कार्यकर्ता बंदी नहीं हुए थे, रातों रात नहीं उठाए गए थे, भूमिगत नहीं हो गए थे। आप मीडिया की बात करिए, मीडिया में सेंसरशिप लगा दी गई थी, बिना इनसे पूछे कुछ छापा नहीं जा सकता था, फिल्म नहीं दिखाई जा सकती थी, पहले ये फिल्म देखते थे, बाद में दूसरे फिल्म देखे जा सकते थे, नसबंदी करा दी गई थी जबरन पुरुषों की और महिलाओं की, जिनके शादी भी नहीं हुई थी उनकी नसबंदी करा दी गई थी। जिस प्रकार का अत्याचार अनाचार उन दोनों हुआ, मैं तो उन दोनों जन्मा हुआ था, मैं तो केवल किस्सा मैंने सुने हैं, संस्मरण सुने हैं लोगों के। मैं उस गांव का रहने वाला हूं जहां के 3 बर्बाद परिवार मैंने आज भी देखता हूं, उनकी पीढ़ी के पीढ़ी बर्बाद हो गई, क्योंकि वो 19 महीने कहां रहे, किस जेल में हैं, उनका पता भी नहीं चल पाया। 2 परिवार जेल में रहे, एक भूमिगत रहे। उनके किस्से अब संस्मरण जब हम सुनते हैं तो वो आज आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार की वेदना। और एक बात और, जो पूरा आंदोलन चला वो पूरा आंदोलन हिंसक नहीं था, वो पूरा का पूरा आंदोलन एक पत्थर कहीं किसी सरकारी इमारत पर नहीं फेंका गया, पूरे सकारात्मक भाव से और लोकतांत्रिक चेतना के जगाने के भाव से आंदोलन चला। मुझे लगता है पंकज जी उसको सही ठहरा रहे हैं, ये उनकी अपनी पार्टी की विशेषता है। अभिव्यक्ति की आजादी की जो बात करती है आज पार्टी, हम वो याद दिलाना चाहते हैं कि इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को किस कदर कुचला। मीडिया की सेंसरशिप तो छोड़िए, मीडिया के पत्रकारों से उनको जेल में डाल दिया गया, बड़े-बड़े पत्रकार आज संपादक आपकी पीड़ा पर, राजनीतिक वेदना बोली, राजनीतिक वेदना पर जी, राजनीतिक वेदना पर, व्यक्तिगत भी हो सकती है वेदना, वैचारिक वेदना है, लेकिन चूंकि उस वक्त रजनीश जी उस उम्र के पड़ाव में नहीं थे जब इन चीजों को बहुत अच्छे से समझा जा सकता हो। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, सुरेश शर्मा जी हैं जो उस पड़ाव में थे, जो इस चीजों को बखूबी समझ सकते थे, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सुरेश जी, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने भारतीय जनता पार्टी को भी सुना, लेकिन अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपातकाल वस्तुतः क्या था? देश को नियंत्रण में रखने के लिए लगाया गया एक उचित कदम था या वाकई में दमन था, शक्तियों का दुरुपयोग था? नवीन जी, दोनों की नेताओं की, 2 नेता बैठे हैं, 2 हम पत्रकार हैं, दोनों नेताओं के तर्क सुनने के बाद में एक पत्रकार का दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से इमरजेंसी को आज भी जस्टिफाई करने का कांग्रेस के मित्र प्रयास कर रहे हैं और भाजपा वाले उसका राजनीतिक पक्ष सोच रहे हैं, ये दोनों बातें दुर्भाग्यपूर्ण है। वस्तुतः एक लोकतांत्रिक राजवंश की सत्ता कैसे बची रहे, इसके लिए आपातकाल लगाया गया था, ना कि आपातकाल जो है वो किसी आंतरिक अव्यवस्था के कारण लगाया गया था। ना ही कोई कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, ना कोई अटैक हो रहा था, ना आंतरिक गृह संघर्ष था। वो केवल और केवल इतना था कि श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और वो भी न्यायालय के द्वारा चुनाव हार गई थी। यशपाल कपूर जी का एक ऐसा विषय था जिसको न्यायालय ने माना कि यह सत्ता का दुरुपयोग है, शासन व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए जो है चुनाव जीता गया है। इसलिए सिद्धार्थ शंकर रे, जो मैं जानबूझ करके इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्षमा चाहते हुए, जो श्रीमती सोनिया गांधी के चापलूस नेता थे, उन्होंने जो है ये सजेशन दिया। शायद इंदिरा जी को यह जानकारी नहीं थी कि आपातकाल लगाया जाए। सिद्धार्थ शंकर रे के द्वारा जो है यह प्रस्ताव दिया गया, जिसे रातों रात स्वीकार किया गया और एक ऐसे अंधेरे कुएं में देश को डाल दिया गया। आज कह रहे हैं कि उसके बाद हमने सत्ता प्राप्त की और सत्ता में हम रहे। ये भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था है। जब भारत की जनता को दंड देना था उसी समय दंड दिया,
लेकिन जब सत्ता संभालने वाले जो बाकी लोग आए कांग्रेस के अलावा, वो सत्ता चलाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए कांग्रेस को दोबारा सत्ता दे दी। दोबारा सत्ता देने का कतई तात्पर्य ये नहीं होता है कि ये दाग धुल गया हो। ये कांग्रेस के दामन पर लगा दाग ऐसा है जो बहुत धोने के बाद भी वो साफ नहीं होने वाला। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन महाधिवक्ता से पूछा कि आप बताइए क्या देश में मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार समाप्त हो गए हैं आपातकाल के लगने के बाद, तो न्याय जो भी उस समय के महाधिवक्ता थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि हां, आपातकाल लगने के बाद सारे मानवाधिकार समाप्त हो जाते हैं। आप बताइए, केवल एक व्यक्ति को सत्ता में बचाए रखने के लिए, एक व्यक्ति की लोकसभा की सीट बचाए रखने के लिए यदि सारे हिंदुस्तान के लोगों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए जाएं और उसको कोई जस्टिफाई करे, मैं समझता हूं ये देश के लिए आज भी शर्मनाक स्थिति है। ये कोई दलीय बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कोई भी बुद्धिजीवी, पंकज जी को तो मैं बहुत बुद्धिजीवी मानता हूं, यदि उनके द्वारा ये कहा जाए कि आज बहुत अच्छी बात है, आपातकाल लगाना बहुत बढ़िया था, यदि उसको जस्टिफाई किया जा रहा है तो निश्चित रूप से यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये जो है आज फिर उसी दुखती हुई रग पर हाथ रखने की स्थिति है जो टीस आज भी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। आपातकाल के उन दिनों की हमें याद है, लोगों को जिस तरह मीसा में बंद कर चलिए, आपकी टीस पर पंकज जी, लोगों को मुंह छुपा करके जाना पड़ता है। टीस पर पंकज जी कुछ बोलना मैं सुरेश शर्मा जी मेरे अग्रज हैं और उनके प्रति बड़े सम्मान के साथ आग्रह कर रहा हूं कि मैंने आपातकाल को उचित, अनुचित, न्यायोचित ठहराने की बात ही नहीं करी। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों का उत्तर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश जावड़ेकर जी और बाकी नेताओं ने कहा कि आपातकाल जो था वो कांग्रेस के पतन का कारण बना, तो ये उसका उत्तर था, एक विषय। दूसरा, मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी जज कैसे हो सकती है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर भारतीय जनता पार्टी जजमेंट करे ये उचित नहीं है। और शर्मा जी इस बात से मेरी सहमत होंगे कि डेमोक्रेसी में जनता माई बाप होती है, जनता से बड़ी अदालत कोई इस देश में नहीं है। लोकतंत्र में यदि हम बात कर रहे हैं तो उस लोकतंत्र की अदालत ने कांग्रेस पार्टी को उसके बाद, निश्चित तौर पर 77 में हम चुनाव हारे इमरजेंसी के बाद, लेकिन यदि नेता योग्य अयोग्य थे दूसरे दल की दूसरा विषय, पर उसके बाद सच्चाई यह है, आज यदि ऐसा हम कहें कि कांग्रेस पार्टी योग्य नहीं है, निश्चित तौर पर योग्य नहीं, तब तो दूसरी पार्टी सामने आई, तो क्या आप उनकी उपलब्धियों को कम कर सकते हैं? तो ठीक वही विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने उन 41 सालों में से 25 साल जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो मैं उचित, अनुचित, न्यायोचित की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो भाजपा के उस आरोप को उत्तर दे रहा हूं कि आपातकाल कांग्रेस के पतन का कारण पतन होता तो 25 वर्ष तक आपकी बात पर केवल एक लाइन बता दीजिए। अभी आऊंगा। हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक आदरणीय राघवेंद्र साहब भी मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, आपने एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया भी सुनी, एक पत्रकार का दर्द, एक समाज सेवी की पीड़ा भी सुनी, भारतीय जनता पार्टी का रुख भी देखा और कांग्रेस का तो रुख आप 2 बार देख चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि आपातकाल को आप कैसे परिभाषित करेंगे इस देश में? देखिए, आपातकाल खराब था, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डिबेट की जरूरत भी नहीं कि आपातकाल अच्छा था कि खराब। बेशक वो बहुत खराब था और हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। उसको हम चाहे जिन शब्दों में कह दें, इसमें तर्क हो सकते हैं, कुतर्क भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे साथी पंकज जी ने बहुत सफाई से, बड़ी चतुराई से इससे किनारा किया कि वो इस बात का जवाब ही उन्होंने नहीं दिया कि ये अच्छा था कि खराब, ना उन्होंने इस बात का कोई उत्तर दिया कि कांग्रेस उस पर खेद क्यों नहीं जताती। अगर ये बात कांग्रेस कह दे, लेकिन ये मसला पंकज जी के क्षेत्राधिकार का नहीं है, ये मामला दिल्ली तक का है। लेकिन अगर दिल की बात करेंगे तो पंकज जी तो क्या, कांग्रेस के कई नेताओं ने 75 के बाद इस बात को महसूस किया था कि आपातकाल खराब था, इसीलिए जब आपातकाल हटा तो कांग्रेस बट गई, टुकड़ों में विभाजित हो गई और जगजीवन राम जैसे लोग पार्टी छोड़कर चले गए। तो सीधी सी बात है कि जनता से आप कुछ कहे ना कहे, लेकिन कांग्रेस के भीतर का आदमी इस बात को मानता था। ये अलग बात है कि आपने उसके बाद कई साल तक राज किया, बहुत सारे चुनाव जीते, आगे भी आप जीतते रहेंगे, लेकिन जो दाग लगा वो लगा रहेगा। एक मैं छोटी सी बात कहूंगा कि एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चे से कहा कि तू बहुत शरारत करता है, लोगों को बहुत तंग करता है, हर तेरी बदमाशी पर, शरारत पर तू एक इस ब्लैक बोर्ड पर एक कील ठोकना। 1 महीने के बाद वो ब्लैक बोर्ड भर गया, उसने इतनी बदमाशी और इतनी शरारत की। जब उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड भर गया तो बच्चा रोने लगा, उसने कहा कि मैंने तो बहुत गुनाह किया। टीचर ने समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, तूने बदमाशियाँ की थी, 1 कील लगाई, अब एक दिन तू बदमाशी नहीं करेगा, उस दिन तू कील निकाल देना। हुआ ये कि 3 महीने में वो कील निकाल पाया, लेकिन उसके बाद वो फिर रोया। तो उसने, मैडम ने पूछा कि तू क्यों रो रहा है? उसने कहा कि ये निशान तो बाकी है, कील तो मैंने निकाल दी। आप कुछ भी कर लें, चुनाव जीत लें, कई 41 साल आपने राज किया, लेकिन जो आपातकाल की कील लगी थी
वो चुनाव जीतने के बाद भी उसका निशान छोड़ गई है। पंकज जी, ये देश बड़ी शिद्दत से इसको महसूस करता है। उस समय जो लोग पैदा हुए होंगे या उसके बाद जो लोग पैदा हुए वो भी रजनीश जैसे लोग इस बात को महसूस करते हैं, और जब उसकी चर्चा होती है तो लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं। रजनीश जी, उसी निशान को जो है निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी निशान से निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। और पहली बार नहीं की जा रही नवीन जी। इस इमरजेंसी लगने के बाद में लगातार उस निशान को हम लोग जाहिर करते रहे हैं, दिखाते रहे हैं, और जो लोग मीसाबंदी रहे हैं वो केवल मैंने कहा आपसे, केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं रहे, तमाम सामाजिक और मीडिया में काम करने वाले पत्रकार बंधु, छोटे हों या बड़े, वो भी बंद रहे हैं। और जो जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं, जज बनने की बात कर रहे हैं, पंकज जी हम जज हैं, बनेंगे अगर इस देश में मीडिया पर सेंसरशिप लगाई जाएगी, अगर इस देश में राजनीतिक विरोधियों को आप जेल में डाल दोगे केवल अपने राज कायम रखने के लिए, अगर आप सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को बंद कर दोगे, उन पर अत्याचार अनाचार खड़ा कर दोगे, तो निश्चित रूप से हम जज हैं, क्योंकि हम इसको ठीक नहीं मानते। और वो जो लोकतांत्रिक चेतना की बात है, उस चेतना को लेकर हम इस 25-26 जून की रात का और 19 महीनों का ध्यान जनता को और आने वाली पीढ़ियों को कराते रहेंगे कि इस कांग्रेस का लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट क्या है, इनकी अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में कमिटमेंट क्या है, असहिष्णुता के बारे में कमिटमेंट क्या है। वो कमिटमेंट की न्यायालय आज इनके कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्षा को सम्मन जारी करता है तो ये राज्यसभा को, लोकसभा को ठप्प करने लगते हैं। सम्मन कोर्ट ने जारी किया, संसद का कोई भूमिका नहीं, कोई रोल नहीं, लेकिन ठप्प इसलिए कर देना है क्योंकि इनके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय को सम्मन जारी हो गया। ये भावना इनके अंदर आज भी है। आज भी ये खेद प्रकट नहीं करते, माफी नहीं मांगते तो एक बात है, इनको वो आपातकाल के 19 महीनों को जो अत्याचार और अनाचार के हैं उसको अनुशासन पर्व तक कहने वाले ये कांग्रेस के लोग हैं। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों को जो उसके बाद में 1 दशक 2 दशक के बाद जन्मी और आज वोट दे रही है, उनको ये बताना बहुत जरूरी है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं पंकज जी से, प्रतिक्रिया ले लेता हूं इस विषय पर। देखिए नवीन जी, मैंने फिर आग्रह किया कि जो कांग्रेस की आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी को डेमोक्रेसी में राइट नहीं है कि किसी विषय पर वो निर्णायक की भूमिका में आए, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र है जहाँ जनता तय करती क्या सही क्या गलत है। और इसीलिए 77 में जनता को लगा कि 75 का निर्णय गलत था तो उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। विषय इस बात का है कि अब जो स्थिति है जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 19 महीने आपातकाल में जेल में थे, अब वो अघोषित आपातकाल जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो बीत गया वो तो अपनी जगह है, पर अब क्या देश में जो स्थिति बन रही है जिसकी ओर आडवाणी जी इशारा कर रहे हैं, क्या उस पर चिंता चिंतन होना चाहिए? झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। देखिए रजनीश जी, ये प्रवृत्ति तो भारतीय जनता पार्टी घोषित कहा है उन्होंने, घोषित आपातकाल, ऐसे कोई शब्द नहीं कहा, क्षमा करिएगा, देखे जा सकते हैं। रजनीश जी, आप झूठा कहकर मेरी बात को भले गलत साबित करने की कोशिश करें, पर मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आता। और आप भी सच जानते हैं कि आडवाणी जी ने अघोषित आपातकाल शब्द का प्रयोग किया है, तो चिंता चिंतन उस बात पर होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ राजनेता जो आपातकाल में जेल में निरुद्ध रहा, यदि आज वो मोदी जी के शासन में अघोषित आपातकाल की कल्पना कर रहा है, उस विषय पर बात कर रहा है, तो गंभीर चिंता का विषय है। तो भाजपा को चाहिए कि अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि क्यों आडवाणी जी को अघोषित आपातकाल दिखता है, क्या स्थिति बनी कि राजमाता सिंधिया जी की तस्वीर कल नीचे रखी जाती है। इन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी विचार करे, बनिस्बत कांग्रेस को दोष देने के। नवीन जी, मुझे एक बात कहने का मौका जरूर दीजिए। देखिए, एक पहली बात तो ऐसी है कि आडवाणी जी ने ऐसा कहा नहीं, और रही बात मोदी जी के राज में, तो मोदी जी के राज में मणिशंकर अय्यर जैसे नेता पाकिस्तान के अंदर जाके कहते हो कि आप इनको हटा दीजिए, मैं आपसे आह्वान करता हूं, तो मणिशंकर अय्यर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता जिस प्रकार के मोदी जी के बारे में बयान देते हैं, जिस प्रकार के हल्के और मुझे कहना चाहिए राजनीति के मर्यादा से बहुत नीचे गिरे हुए बयान देते हैं, मुझे लगता है उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ये मोदी जी का राज है कि आप उनको जिस ढंग से लगातार अटैक करते रहते हैं, उसके बावजूद भी कम से कम उस अटैक करने के कारण कभी किसी नेता पर कार्रवाई नहीं हुई। ये अगर आपातकाल का होता तो अभिव्यक्ति की यूं आजादी का दुरुपयोग इस देश में तो कम से कम नहीं हुआ होता कि जिस प्रकार के बयान अरविंद केजरीवाल दिल्ली में देते हैं। बाकी आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आदरणीय सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, ये दोनों राजनीतिक दल है, इनकी भाषा जो है वो राजनीतिक लाभ हानि से जुड़ी रहती है, इसलिए मैं इनकी बातों पर इसलिए ज्यादा गौर नहीं करता क्योंकि ये जो सेंटेंस बोलते हैं वो केवल राजनीतिक लाभ हानि के लिए बोलते हैं। इनका व्यवस्था और वास्तविकता थोड़ा कम संबंध रहता है। एक बहुत गंभीर बात यह है कि आपातकाल जैसा विषय, मैं जानबूझ करके उस मुद्दे को आपके वहां लेकर के आ रहा हूं, राजमाता सिंधिया जी वाले मामले को।
आप थोड़ी देर बाद उसका सवाल पूछते, लेकिन मैं जानबूझ करके उसको लेकर के आ रहा हूं। बीजेपी में ऐसे लोगों की घुसपैठ हो गई जिसका बीजेपी के मूल तत्व से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को तो यही नहीं मालूम कि राजमाता सिंधिया क्या थी, वो शख्सियत क्या थी। राजमाता सिंधिया आपातकाल के अंदर निरुद्ध रही। राजमाता सिंधिया ने भारतीय जनसंघ को खड़ा करने के लिए न केवल अपनी प्रतिभा बल्कि अपने धन का सहारा भी दिया। उनकी प्रतिमा, उनके चित्र को उठा करके साइड में रख देने वाले लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के व्यवस्थाओं को समझते ही नहीं है। ऐसे लोगों की जो घुसपैठ है वो रजनीश जी जैसे लोगों को कार्यालय से दूर करती है और वो लोगों का कार्यालय में प्रवेश हो गया है। ये एक व्यवस्था की बात कहते हुए मैं फिर आपके प्रश्न पर आ रहा हूं, और वो ये है कि आपातकाल कलंकित करने वाला था, न केवल सामाजिक और मानवीय अधिकारों को रोकने वाला था, उनको समाप्त करने वाला था, बल्कि मीडिया के लिए भी वह काले दिवस से कम नहीं था। हमें याद है उस समय बड़े बड़े समाचार पत्रों ने अपने संपादकीय को खाली छोड़ा था। उस समय हम खबर नहीं लिख सकते थे। खबर हमारी जो है वहां कलेक्टर एसपी को दिखाई जाती थी, इनके द्वारा नियुक्त कांग्रेस के नेताओं को दिखाई जाती थी। वो जब स्वीकृत करते थे तब वो खबरें छपती थी। यानी आपने मानवाधिकारों को समाप्त किया, आपने जीवन पद्धति को समाप्त कर दिया और आपने मीडिया की स्वतंत्रता को समाप्त किया। इस प्रकार की जो आपातकाल की व्यवस्था थी, यदि उसको कोई जस्टिफाई करता है तो उसके बौद्धिक लेवल पर हमको सवाल उठाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपातकाल को किसी भी स्थिति में क्षम्य दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, और ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज वो इबारत है कि जब भी इसके विषय में जिक्र होगा कांग्रेस को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन लोकतांत्रिक आचरण, लोकतांत्रिक वैचारिक पद्धति और एक साफ गोई की एक नई नजीर प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस अगर इसको सहज स्वीकार भी कर लेती तो कोई गुरेज नहीं था। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं एक परिवार के प्रति प्रतिबद्धता के चलते इस बात से आनाकानी करती रही है कि ये उसकी एक बहुत बड़ी भूल है, और निश्चित रूप से अभिव्यक्ति का हनन और अभिव्यक्ति की अतिरेक स्वतंत्रता दोनों ही आपातकाल जैसी स्थितियां निर्मित कर सकती हैं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।